हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। चलो भाई, मॉड्यूल खोल लेंगे, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे अपन लोग आज, है नी। जैसे बात हुई थी, जो छूटा हुआ है किसका, मेटलर्जी का, उसको बाद में पढ़ेंगे, है ना। मेरे पास क्या मॉड्यूल नहीं बताया आपको, वाली मॉड्यूल तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए, कैसे, जो कि मॉड्यूल थ्योरी वाला टॉपिक है, मैं कैसे करूँगा। तो सरफेस केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री बोर्ड में 3 नंबर, जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन, नीट में 1 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान, कुछ भी उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ कि अरे बोले क्या पढ़ा दिया, कैसा कर दिया। बहुत इजी चैप्टर है ना। इत्मीनान से अगर पढ़ते चलोगे तो पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। जितना मैं बोलते जाऊं बस उतना करते जाना, ठीक है। तो आओ चलो, सरफेस केमिस्ट्री से क्या है, सरफेस नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस की केमिस्ट्री। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अक्रिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। मतलब या तो सरफेस पे हो या इंटरफेस पे हो, 2 लोगों के, ठीक है। तो ये उससे डील करती है। क्या मैं एक काम साथ साथ में मॉड्यूल क्या है, इसमें भी मॉड्यूल खोल लूँगा तो पढ़ाने में और मेरे को भी मज़ा आएगा। हाँ, तो इसमें ना 3 चीज़ें पढ़ते हैं अपन, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। पहली चीज़ है एड्जॉर्प्शन, है ना, पहली चीज़ है एड्जॉर्प्शन। दूसरी चीज़ अपन लोग पढ़ेंगे इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है इसमें कैटालिसिस। तो वो कैटालिसिस वाला जो पार्ट है ना, वो आपको खुद से पढ़ना है, वो बहुत आसान है। तो चलो, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एड्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन का भाई। एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन का भाई। एब्जॉर्प्शन, जैसे मैं एक स्पंज के टुकड़े को पानी में डुबाऊंगा तो स्पंज में जो पानी है पूरा अंदर तक भर जाएगा, ठीक है, पूरा अंदर तक। बल्क फिनोमिना है, वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे अगर आके कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाती है, कोई चीज अगर आकर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एड्जॉर्प्शन। कहाँ गया भाई, इधर आ। हाँ, ये ठीक, अब आपको शायद दिखे, है ना, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। अपने मॉड्यूल में भी पढ़ना, मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ। द टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड or liquid is termed as adsorption. The molecular species or substance which accumulate on the surface is termed as adsorbate. जो चीज सरफेस पे आएगी, है ना, कौन सा मार्कर लूं मैं इसमें, काला ले लेता हूं, काले से दिखेगा। ये जो सरफेस पे चीज आ रही है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है। देखना, ये एड्सॉर्प्शन है, ये वाला, इसमें केवल सरफेस पर आ रहा है। तो जो चीज सरफेस पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। यहां मेंशन कर लेना, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। और ये जो अंदर वाला है जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। समझ में आई बात भैया, ठीक। यहां अंडरलाइन कर लेंगे। द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेट एंड द मटेरियल on whose surface adsorption takes place is called adsorbent, ठीक है। ये तुम्हारे काम की बात है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बताते जा रहा हूं, क्या क्या याद रखना है उसको अच्छे से रट के रखना। क्या है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन वो फिनोमिना है जहां पर मॉलिक्यूल अंदर जाने की जगह कहां चिपकता है, जाके उसके सरफेस पे। अब कई बार बच्चा ये सवाल पूछता है कि गुरुजी सरफेस पे काहे चिपक रहा है, सरफेस कहाँ हो गया जो इसे चिपक रहा है सरफेस पे। तो सरफेस पे इसीलिए चिपक रहा है क्योंकि सरफेस, जैसे मान लो प्लेटिनियम है मेरे पास, तो प्लेटिनियम के 4 हाथ होते हैं, ठीक, प्लेटिनियम के 4 हाथ होते हैं। ये दूसरे प्लेटिनियम एटम से जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से अपने सॉलिड में,
ठीक। वो पढ़ा था ना अपन, एक वो हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट होता है ना, निकल प्लेटिनियम पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, ये वही वाला प्लेटिनियम है और वही वाली बात बता रहा हूं, प्लेटिनियम। ऐसे आगे बताते जाओ। तो अब ये जो बीच वाला प्लेटिनियम है, ये इसकी ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। लेकिन ये जो सरफेस वाले प्लेटिनियम है, सरफेस एटम्स, इन सरफेस एटम्स के पास आपको देखने को मिलेगी फ्री वैलेंसीज। सरफेस एटम के पास ये हाथ फ्री है इसके। तो ये फ्री एटम पे अगर मैंने यहां से कोई सी गैस डाल दी, मान लो मैंने H2 गैस डाल दी, तो H2 के एटम क्या होंगे, आकर के इसके फ्री वैलेंसीज से चिपक जाएंगे। तो कहां पर आके चिपके हैं ये, सरफेस पे, अंदर नहीं घुस सकते, अंदर जगह नहीं, सरफेस पे चिपके हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी सी बात है, दिस इज एड्सॉर्प्शन। यहां पर सरफेस पे हाइड्रोजन चिपक रहा है, तो हाइड्रोजन को बोलेंगे एड्सॉर्बेट। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। और प्लेटिनियम को, प्लेटिनियम के सॉलिड को क्या बोलेंगे अपन लोग, एड्सॉर्बेंट। यही छोटी छोटी बात भी याद रख ली तो काम हो जाएगा। और पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा, पूरा फिनोमिना कहलाएगा एड्सॉर्प्शन। ठीक है जी, समझ में आया, तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे। यही वही बात बोल रहा है जो मैं तुमको पढ़ा रहा था। अगले लाइन में देखो, अगले लाइन में क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन। Adsorption is due to the fact, adsorption is due to the fact that the surface particles of adsorbent are in a different state than the particle inside the bulk. Different state में होते हैं surface वाले particle, surface वाले particle का state, surface वाले particle के पास free valency, bulk वाले particle के पास free valency नहीं है, different state में रहेंगे। Adsorption is due to the fact that the surface particle of the adsorbent are in a different state than the particles inside the bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their own kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces, जिनको मैं free valency बोल रहा था। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। ठीक है, सरफेस पर एड्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, नेक्स्ट अगली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हो गया भाई, हाँ अगली बात वो है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। इस पे एक तो डिफरेंस आता है जो इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, अच्छा एक चीज ना, एक चीज कहीं लिखी है क्या, देख लेंगे, पीछे होगी तो मैं लिखा दूंगा, नहीं होगी तो नहीं, यहां लिख लेना भैया। एक चीज ये लिख लेना, सॉप्शन, यहां जो मेंशन किया हुआ है ना सॉप्शन, सॉप्शन क्या नजर आ रहा है, ये सॉप्शन में एड्सॉर्प्शन प्लस एब्सॉर्प्शन एक साथ हो रहा है। एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, देखो अंदर बाहर सरफेस पे भी जुड़ रहा है और बल्क में भी जा रहा है। ठीक, एब्सॉर्प्शन में बल्क में जा रहा है, सॉर्प्शन में दोनों जा रहा है। सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक चीज और लिख लेना, यहां कहीं जगह है क्या, हाँ कहां लिखोगे, यहां लिख लो, इतने में आ जाएगा, यहां लिख लो, यहां लिखो एक छोटी सी बात जो मैं बता रहा हूं, ये मार्कर काला वाला अच्छा नहीं लग रहा है। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, या पर्टिकुलरली गैस होती है, ज्यादातर टाइम गैस होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, या एक्यूमुलेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। डीसॉर्प्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, तो लिखेंगे भैया रिमूवल ऑफ, डीसॉर्प्शन के आगे यहां जगह इतने में आ जाएगा, रिमूवल ऑफ adsorbate molecules,
removal of adsorbate molecules from the surface of adsorbent, removal of adsorbate molecules from the surface of adsorbent. ठीक है जी, हो जाएगा. चलो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड occurs on account of weak van der Waals force, then this type of adsorption is termed as physical adsorption या physisorption. अंडरलाइन कर लेना, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन. फिजिकल बॉन्ड बनेगा. तो अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा when the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed as chemical adsorption और केमिसॉर्प्शन. या तो केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं या केमिसॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है जी. केमिकल बॉन्ड या तो कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब आगे इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, वहां पर देख लेंगे, फिर इसको पलट के आएंगे अपन वापस देखने के लिए. ठीक है, पेज पलटो. ये डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस बड़े काम का है. कंपैरिजन बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, ये बड़े काम का है. पेज पलटो. फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगी? फिजिकल एडजॉर्प्शन में अपने को देखने को मिलेगी इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्स देखने को मिलेगी. ठीक है, वैन डर वाल फोर्स देखने को मिलेगी. वैन डर वाल फोर्स पे अंडरलाइन कर लो, वैन डर वाल फोर्स देखने को मिलेगी. ठीक, यहां पर क्या बनेगा? केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनेगा. अब वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है? वैन डर वाल, अबे यार ये क्या दब गया मेरे से, ये वाली को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया. ये चल रहा था ना, इसमें आया था. अब वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है? वैन डर वाल बॉन्ड बिल्कुल गोबर बॉन्ड होता है ना, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है. स्पेसिफिसिटी नहीं है मतलब वही वाला तो था मेरा डायग्राम, कहाँ गया रे? ये है ना. अब इसमें मैंने अभी हाइड्रोजन गैस पास की थी. अगर मैं इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन गैस पास कर देता, ऑक्सीजन गैस के साथ में यहां पर नाइट्रोजन गैस पास कर देता, तो ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में ये होता, कुछ जगह हाइड्रोजन जुड़ जाती, कुछ जगह नाइट्रोजन जुड़ जाती, ऐसे करके यहां जुड़ गई, यहां जुड़ गई नाइट्रोजन, यहां जुड़ गई नाइट्रोजन. कुछ जगह बची हुई जगह पर अपन ऑक्सीजन जोड़ देते, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ देते, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ देते, यहां ऑक्सीजन जोड़ देते, कहीं भी जुड़ जाता. तो ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं. वैन डर वाल बॉन्ड वैन डर वाल बॉन्ड काहे की वजह से होता है? बहुत वीक बॉन्ड होता है. किसी को समझ नहीं आता हो कि वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है, तो ऐसे सोचना भैया, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना. जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, मेरे घर के सामने जो रोड होगी, किसी घर के सामने रोड होती है, रोड से एक बुढ़े बाबा जा रहे हैं, है ना. मैं उनको जानता नहीं, वो मेरे को जानते नहीं, वो ये भी नहीं जानते कि मैं अंदर पढ़ा रहा हूं, मैं ये भी नहीं जानता कि वो बाहर चल रहे हैं, है ना. हम दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं. लेकिन फिर भी एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. उनके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, और दो मास वाली बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स. कैसी फोर्स होती? ऐसा मतलब अट्रैक्ट करी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज होती है ना, मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं उनको, है ना. लेकिन कैसी फोर्स होती? बहुत ज्यादा वीक. ऐसा है कि मैं उनकी ओर खींचे चले आ रहा हूं, या अंकल यहां बाहर से निकले तो मेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. तो फोर्स तो है लेकिन बहुत वीक फोर्स है. बस वही वैन डर वाल बॉन्ड है तो, लेकिन बहुत वीक, एकदम गोबर. समझ में आई बात भैया? ठीक. अभी इसके ऊपर क्यों ऐसा अट्रैक्शन हो रहा था? प्लेटिनियम के पास भी मास है, हाइड्रोजन के पास भी मास है. अब इसके ऊपर ये जो बन गया ना, अब ये इसके ऊपर हो सकता है आगे यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बन जाए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच वैन डर वाल बॉन्ड बन जाए. यहां पर और ऑक्सीजन लगा दो यहां पर, ठीक है. यहां N2 लगा दो, मल्टी लेयर्ड बन सकता है. N2 लगा दिया, यहां N2 लगा दिया, यहां N2 लगा दिया. समझ में आ रही बात? बहुत सारी लेयर्स बना दो आप. यहां पर H2 लगा दो, इसके ऊपर नॉन स्पेसिफिक है,
जरूरी नहीं है कि कहीं, मैं तो जहां जगह मिल रही वहां लगाते जा रहा हूं, जो जो जगह बची मेरे पास डबल करने के लिए मैंने देखो सब जगह लगा दिया। तो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक होने के साथ साथ में कैसा है, मल्टी लेयर्ड है, एक के बाद एक दूसरी लेयर बन गई। अब ये वाले O2 के पास, इस O2 के पास भी मास है, इसके ऊपर एक और H2 लगा दो, वो जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, कितनी लेयर बन जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, बहुत सारी लेयर बन जाएगी। कैसा है, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी कहीं भी जुड़ रहा है। लेकिन इसी के अगेंस्ट घर में आप लोगों ने देखा होगा, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मतलब हिंदू धर्म जिनके यहाँ मानते हैं, हिंदुओं के यहाँ एक ठो लोटा होता है, तांबे का लोटा होता है ना, कॉपर का लोटा, तांबा ही बोलते हैं ना उसको, हाँ कॉपर का लोटा होता है हिंदुओं के यहाँ एक ठो। वो लोटे क्या काम होता है, वो जल वल चढ़ाने के लिए काम आता है, देखा होगा घर में होता है, जिसको आप ना नॉर्मल विम बार से नहीं साफ कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। विम बार से क्यों नहीं साफ कर सकते, होता ही नहीं विम बार से साफ, तो कैसे करोगे। विम बार से साफ तो हो जाएगा, लेकिन वो साफ होने के बाद में उसमें एक अलग से ऊपर हरे रंग की जो है लेयर बन जाती, मजेदार नहीं आती। तो घर में मम्मियाँ जो हैं वो उस लोटे को साफ करने के लिए अलग से एक ठो आया है पाउडर, जिसको कहते पीताम्बरी। वो पीताम्बरी पाउडर ला के रखती हैं, अब देखा होगा आप लोगों ने, अब याद आ गया होगा। तो होता क्या है, कॉपर का जो लोटा है इसमें भी ऐसे ही कॉपर के एटम्स होंगे। अब अपने को क्या पता, कॉपर के एटम्स, कॉपर का सॉलिड होगा कुछ ना कुछ, है ना। ऐसे मैंने कॉपर बना दिया। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि आए गए किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। कॉपर का जो सॉलिड है एटमॉस्फेयर से उठाता है ऑक्सीजन, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ दोनों के बीच रिएक्शन होता है। और दोनों के बीच होने वाले रिएक्शन से सेंटर वाला कॉपर तो वैसे ही रह जाता है, लेकिन उसके सरफेस पर कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर का जो ऑक्साइड बन गया, एक कॉपर के ऑक्साइड की वजह से, मैंने थोड़ा गलत रंग का मार्कर ले लिया, सब तरफ चारों तरफ कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, इधर भी है ना, सब तरफ कॉपर का ऑक्साइड ऐसा। और कॉपर का ऑक्साइड बनने की वजह से, ये जो कॉपर का ऑक्साइड होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर मैंने बना दिया रेड में, मगर चलो कोई बात नहीं, ग्रीन कलर का होता है। इसकी वजह से आपको जो लोटा है उसमें हरे हरे धब्बे दिखने लगते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है। अब अगर आप इस सॉलिड में ऑक्सीजन की जगह आपने हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन की जगह आपने और क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन डाल दिया, तो ये दोनों इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन का ही होगा, बाकी और भी कोई आ जाए तो रिएक्शन नहीं। कॉपर को वही पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात। यहाँ क्या कहानी, यहाँ जो आ रहा है आण दे, खाए जाओ। जैसे अपना है, मेरा ऐसा है कि मेरे को रोज रात के खाने के बाद कुछ मीठा होना है, ये सब मैंने मीठा खा के बनाया है ना, मेरा बॉडी बिल्डिंग है ये, है ना। तो भैया मैं ऐसे सोचता नहीं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे जो मिलता है मैं ले लूँ। लेकिन मेरी बीवी बहुत हाईली स्पेसिफिक है, उसको गुलाब जामुन चाहिए मतलब गुलाब जामुन चाहिए, वही खाएगी। तो वैसा वाला कहानी, समझ लो, हाईली स्पेसिफिक। जबकि ये हाईली स्पेसिफिक, ये हमारे यहाँ धर्मपत्नी जी हैं हाईली स्पेसिफिक, और ये हमें आण दे बोले जो आ रहा है सब, है नहीं। तो ये वाला कहानी समझ गए भैया। चलो, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ये पेज में थे अपन, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। एक बात और देखनी थी अपने को इसी में ही। अब ये जो बना है ये कैसा बॉन्ड है, ये दो कौड़ी का गोबर बॉन्ड है, एकदम वीक बॉन्ड है। मैंने इसको जरा सा एक ऐसे झाड़ू लेके मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला चलो रे निकलो यहां से, क्या कर रहे हो, चलो हटो 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 हटो। मैंने इसको जरा सा ये पकड़ा, मैंने बोला चल हट यहां से, हट, हे जा यहां से, भग भग, कहां गया जा। तो ये लोग जाने लगे। समझ में आ रही बात। बहुत थोड़ा सा गर्म करूंगा तो ये सब टूट जाएगा। कैसा प्रोसेस है ये प्रोसेस, कैसा है, रिवर्सिबल। ठीक, जबकि यहां ये कौन सा बॉन्ड बन गया है, ये केमिकल बॉन्ड बन गया। एक बार कॉपर का ऑक्साइड बन गया
तो फिर कॉपर के ऑक्साइड को वापस बेसिमराइजेशन करना पड़ेगा, और समझ रहे हो आप पूरा उसका वो पार्शियल रोस्टिंग सेल्फ रिडक्शन करने के बाद में कॉपर से ऑक्साइड अलग होगा। ये दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बन गया, इनको नॉर्मल कंडीशंस में वापस कॉपर लाना जरूर पॉसिबल नहीं। इसीलिए घर वाले क्या करते हैं, इसलिए घर वालों ने वो ले रखा है पीताम्बरी, वो पीताम्बरी लगाते हैं, पीताम्बरी घिसते हैं, और पीताम्बरी घिस करके ये जो पूरी लेयर है, ये पूरी लेयर, अबे हटो ना रे, तुम लोग कहाँ रह गए, ये पूरी लेयर निकाल देते हैं। अब पूरी लेयर निकालने से फिर से कॉपर एक्सपोज हो जाता है, और ये कॉपर कौन से कलर का दिखने लगता है, फिर से वही सुनहरा जो भी रंग है उसका अपने रंग का दिखने लगता है, ब्राउन कलर का। समझ में आ रही बात? तो घर वाले क्या कर रहे हैं, घर वाले पीताम्बरी से साफ करके लोटे को पतला करते जा रहे हैं, उसके ऊपर की पहली लेयर घिस घिस के निकालते जा रहे हैं। क्योंकि अब वो मेटल है, बहुत छोटे होते हैं एटम्स, तो बहुत सारी लेयर्स है, तो पता नहीं चलता अपने को, लेकिन एक एक लेयर धीरे धीरे उसकी घिस के बाहर निकाली जा रही, नया कॉपर एक्सपोज किया जा रहा है। वो नया कॉपर फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर लेयर बना देता है, फिर उसको घिस के निकाल देते हैं, फिर एक इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, चले जा रही। घर वालों को कौन समझाए, है ना? घर वाले तो बोलते हैं अच्छा नहीं दिख रहा करके, है ना? समझ गए भैया? तो इट इज नॉट स्पेसिफिक, अरे ये नहीं मिटेगा ना, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज रिवर्सिबल, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वीक वेंट्रवॉल बॉन्ड है, थोड़ा ऐसे ठोकोगे ठाकोगे उतने में अलग हो जाएगा। इट इज इरिवर्सिबल, नहीं निकलेगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस का क्या मतलब है? मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस का मतलब है ऐसी गैस जिसमें, गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या चाहिए, चलो अच्छा बताओ एनीवन, सुबह सुबह टाइम है, आवाज सुनाओ अपनी, स्वर कोकिलाओ। गैस को कैसे लिक्विफाई करोगे? गरम करके, ठंडा करके, उबाल के, प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर कम करके, कैसे? बोलो बे, मैं भी इतना सारा बोल रहा हूं सुबह सुबह तुम्हारे लिए। हाँ, ठंडा करके, बहुत बढ़िया, ठंडा करके गैस को। अच्छा, ऐसे हटने से ठीक हो गया नहीं? गैस को करेंगे ठंडा, तो गैस को ठंडा करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे चिपक जाएंगे। तो जिस गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो जल्दी चिपकेगा, और जल्दी चिपकेगा तो क्या बनाएगा, जल्दी लिक्विड। तो बोल रहा है इजिली लिक्विफाइबल गैस। इजिली लिक्विफाइबल गैस क्यों लिया? क्योंकि वो जल्दी लिक्विफाई हो रही। क्यों जल्दी लिक्विफाई हो रही? क्योंकि उसके अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गैसें जल्दी लिक्विफाई होंगी। तो अपने क्या से ये समझ में आ गया, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस के अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जिस गैस के अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो गैस यहां पर इससे जल्दी चिपकेगी। समझ में आ रही बात? तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली गैस इससे जल्दी चिपकेगी, इसको याद रख लेना, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास, अरे यार ये क्या हो गया, अभी मेरे पास यह है केमिस ऑप्शन ना, याद रखना, दिस इज केमिस ऑप्शन, मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन, दिस इज केमिस ऑप्शन। केमिस ऑप्शन के केस में मेरे पास O2 है, मेरे पास N2 है, मैं यहां अमोनिया गैस डाल देता हूं। अमोनिया गैस के अंदर हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अमॉन्ग ऑल दीज फोर। क्यों? क्योंकि अमोनिया के अंदर पाया जाता है द वर्ल्ड फेमस, द मोस्ट फेमस हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से डाल दिया मैं, लेकिन अमोनिया कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन हो गई नहीं। जो कॉपर है इट इज हाईली स्पेसिफिक। आदमी बोले मेरे क्या चाहिए, मेरे चाहिए ऑक्सीजन, मेरे ये सब बाकी लोग नहीं चाहिए, भले इसके पिताजी के पास कितना पैसा हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो ये पसंद आ गई है, मतलब यही चाहिए। ऐसे में बेवकूफ है। अब क्या बोलोगे, है तो है। हाईली स्पेसिफिक है, उसका कोई लेना देना नहीं, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होती, कौन सी गैस देर से लिक्विफाई होती, बाहर में जाए, अपने को पसंद है मतलब वही भाभी बनेगी, खत्म, ऐसा वाला कहानी। ठीक है जी,
इसी में आधी दुनिया बर्बाद हो गई है, बची हुई हो जाएगी। तो इधर आ जाओ। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्सॉर्ब्ड रेडिली। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया बे? उसका अगर वो if it depends on the nature of gas, it should not depend on the nature of gas. This is the basic rule of writing difference between any two things, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस का मतलब है ये केमिसॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, वो तो और ज्यादा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहां जैसा रिलेशन था, वहां क्या रिलेशन था? मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्सॉर्ब्ड रेडिली। यहां ऐसा कोई रिलेशन नहीं। यहां क्या है? गैसेस विच फॉर्म कंपाउंड्स विद द एब्सॉर्बेंट एग्जिबिट केमिसॉर्प्शन। जो कंपाउंड बनाएगी उसमें केमिसॉर्प्शन होगा। ऑक्सीजन बना रही थी तो हो रहा था, हाइड्रोजन नहीं बना रही है तो नहीं हो रहा है। जयराम जी की ज्यादा झंझट है ही नहीं। ठीक है जी, आगे समझ आगे बढ़ेंगे। हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज लो। यहां पर वैंडरवाल बॉन्ड बन रहा है और वैंडरवाल बॉन्ड के बनने से रिलीज होने वाली हीट जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन की हीट का क्या मतलब है? जब एब्सॉर्प्शन होगा उस समय एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना, यहां से हीट रिलीज होगी और ये जो हीट रिलीज है, दिस हीट रिलीज्ड इज कॉल्ड क्या? हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब आप दोनों को कंपेयर करो। ये वाला जो है ये फिजिसॉर्प्शन है। फिजिसॉर्प्शन में फिजिकल बॉन्ड बन रहा है जो कि वीक बॉन्ड होता है, जबकि ये वाला जो है ये वाला केमिसॉर्प्शन है और केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से यहां पर जो हीट रिलीज होगी, यहां जो हीट रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। हीट रिलीज्ड ग्रेटर क्वांटिटी में होगी। समझ में आई बात भैया? ठीक, तो वही बात उसमें बताई गई। हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज लो, हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज हाई। अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, अब बताओ भैया, यहां पर गैस को चिपकाना है। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा ये गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते जाएंगे और जैसे जैसे ये एनर्जी गेन करते जाएंगे ये अपना सरफेस छोड़ के उड़ने लगेंगे। तो जैसे जैसे यहां पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे एब्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन के अंदर थोड़ा सा दूसरा कहानी। केमिसॉर्प्शन में कराना है केमिकल रिएक्शन। यहां पर अपने क्या कराना है? केमिकल रिएक्शन। और एनी केमिकल रिएक्शन वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और इट इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये वाला रिएक्शन हो गया आपका एक्सो और ये वाला, अरे यार चलो ठीक है, ये वाला हो गया आपका एंडो। एक्सो और एंडो दोनों ही रिएक्शन को कराने के लिए अपने को एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, दोनों ही रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के बैठने वाले बच्चे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दोनों ही रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, अब चाहे अपन कोई सा भी रिएक्शन करा ले, केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। यहां केमिकल रिएक्शन कराना है मतलब रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करेगा ये? दिस रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे को रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगेगी। टेम्परेचर बढ़ गया, उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, उसको मजा आ रहा है, एनर्जी बढ़ गई है, कूद कूद के रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी के अवेलेबल होते ही एब्सॉर्प्शन का रेट ऑफ
एड्सॉर्प्शन क्या होगा बेटा बोलो, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरे सरफेस के मॉलिक्यूल देखो सब रिएक्ट कर दिए, तो पूरा सरफेस रिएक्ट कर लेगा, और जैसे ही पूरा सरफेस रिएक्ट करेगा सैचुरेशन आ गया, अब तो खत्म हो गया कहानी, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब जो है आपका अब मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे, अब मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे तो एड्सॉर्प्शन का रेट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ में आ रही बात? शुरुआत में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है, ये डायग्राम बना है, नीचे बनाने की जरूरत नहीं, एड्सॉर्प्शन। तो शुरुआत में क्या होगा बोलो, शुरुआत में एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, एक मैक्सिमम तक पहुंचेगा, सैचुरेशन आ गया। उसके बाद मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है ये वाला, वो बॉन्ड टूटने लगेगा, बॉन्ड टूटने लगेगा तो एड्सॉर्प्शन का रेट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, ऐसा डन। ये ग्राफ में टेम्परेचर इस एक्सिस पर है, एड्सॉर्प्शन इस एक्सिस पर है, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर लिया, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर लेने के कारण ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को कांस्टेंट प्रेशर लेने के कारण अपन लोग कहते हैं आइसोबार। एड्सॉर्प्शन के लिए हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोबार, पढ़ेंगे आगे, है ना, केमिसॉर्प्शन। जबकि अगर मैं फिजिसॉर्प्शन की बात करूं, फिजिसॉर्प्शन की बात करूं मैं, तो फिजिसॉर्प्शन में, ये फिजिसॉर्प्शन, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैसें भागने लगेंगी। यहां पर तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है, रिएक्शन हो नहीं रहा है तो इनको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो जैसे जैसे मैं यहां टेम्परेचर बढ़ाने लगूंगा तो यहां पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ में आई बात? ये वाला भी कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया गया है, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाया गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ये आगे दिया है, पढ़ाऊंगा मैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। समझ में आई बात भाई? चलो तो आ जाओ वापस पढ़ लेते हैं अगला डिफरेंस। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ इट, हु इट, ये इट कौन है, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। क्यों हाई टेम्परेचर फेवरेबल है? क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या ला के दे रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व हो जाएगा। हाई प्रेशर इज फेवरेबल, वो हर जगह फेवरेबल है। मैं जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर डालने लगूंगा, प्रेशर डालने लगूंगा तो गैसेस क्या होंगी, पास आने लगेंगी, और गैसेस पास आने लगेंगी तो इससे आके चिपकने लगेंगी। तो हाई प्रेशर फेवरेबल है। यहां पर भी हाई प्रेशर होगा, कहां हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इज फेवरेबल। देखो दोनों में हाई प्रेशर फेवरेबल, यहां भी हाई प्रेशर फेवरेबल है, यहां भी हाई प्रेशर फेवरेबल है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा अंतर है। वो एक छोटा सा अंतर क्या है, मैं जैसे यहां से प्रेशर हटाने लगूंगा, प्रेशर कम करने लगूंगा, तो ये गैसें प्रेशर के नाम से ही चिपकी हुई। मैं यहां से प्रेशर कम करने लगूंगा तो धीरे धीरे गैसें क्या होंगी, बाहर निकलने लगेंगी, बाहर निकलने लगेंगी, डीसॉर्प्शन होने लगेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम करेंगे क्या होने लगेगा बेटा, डीसॉर्प्शन। ठीक, लेकिन यही कारनामा अगर मैं यहां कर दूं, यहां प्रेशर कम कर दूं, कहां पर, क्या है ये है केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चिपक गया ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शन हो गया है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आई बेटा बात? ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इट हाई प्रेशर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर इज फेवरेबल। डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज डीसॉर्प्शन, गैसें निकलने लगेंगी। यहां डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डीसॉर्प्शन, ये डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, तो वो देख लेना। आगे बढ़ेंगे, पानी पी लेता हूं यार मैं।
चिल्लाने में आवाज बहुत में, चीखने चिल्लाने में एनर्जी बहुत लगती है ना सर। आपकी क्या एनर्जी लग रही सर? हमारे बारे में सोचो, आप तुम्हारे बारे में तो सोच ही रहे हैं। चल आगे बढ़ेंगे। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे दोनों ही डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे, ये सारा फिनोमिना कहां हो रहा है? ये सारा फिनोमिना सरफेस पे हो रहा है। तो आप जैसे जैसे आप वो बढ़ाते जाओगे सरफेस एरिया, तो वो सरफेस फिनोमिना बढ़ता जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हाँ, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अपन ने भी बनाई, देखो मल्टी लेयर, ये देखो मल्टी लेयर बनाई, 2 3 4 लेयर बनाई है ना। जबकि केमिस्ट ऑप्शन में केवल एक लेयर बनेगी, इसके बाद कॉपर ही नहीं है बाहर। पहले कॉपर था तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था, अब कॉपर ऑक्साइड है सरफेस पे। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी। तो जो केमिस्ट ऑप्शन है वो केवल कैसा होगा? केमिस्ट ऑप्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, एक सिंगल लेयर्ड होगा, सिंगल लेयर्ड। ये बात याद रखना, एक ही लेयर होगी इसमें। ठीक ना, आ जाओ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस। सबसे पहले अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे, जनरल पढ़ रहे थे, गैस या लिक्विड कोई भी एड्सॉर्ब हो सकता था ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, जनरली सॉलिड होता है। लेकिन अगर गैसेस आर जनरली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम एटसेट्रा, दिस फिनोमिना हैज अ पर्टिकुलर नेम एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑक्लूजन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। तो ये शब्द याद रखना, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन किसके लिए? जब गैसेस एड्सॉर्ब होंगी काय में? सॉलिड में, तो देन इट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक। एज द एड्सॉर्प्शन अकर्स थ्रू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज विद द सरफेस, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने बताया बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट is adsorbed on the surface of an adsorbent is called enthalpy of adsorption. यही ब्रैकेट में लिख लेना, this is also called heat of adsorption. इसी को heat of adsorption भी बोलते हैं, enthalpy of adsorption, या इसी को बोलते हैं heat of adsorption. ठीक। adsorption depends upon a number of factors. सबसे पहला nature of adsorbate। अलग अलग एड्सॉर्बेट में अलग अलग टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे वो होता है ना घर में, वो क्या होता है घर में? खैर घर में तो बहुत सारी चीजें होती। एक वो एक्वागार्ड होता है, एक्वागार्ड या कह लो कुछ भी ऐसा, वाटर प्यूरिफायर है ना। तो वो जो वाटर प्यूरिफायर होता है, उस वाटर प्यूरिफायर में हर 2 4 5 6 महीने के अंदर वो एक कार्बन बदलने का प्रोसेस होता है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, अभी आप लोग का भी तो नहीं पता मेरे को, लेकिन थोड़े समय पहले ये चारकोल को, एक्टिवेटेड चारकोल को, हाँ ये मास्क में होता है, फेस मास्क में। नॉर्मल अपन लोग जो अभी कोरोना वायरस वाला यूज कर रहे हैं इसमें नहीं, जो मास्क, ये जो इंडस्ट्रियल मास्क होते हैं ना, उनके अंदर चारकोल होता है। वो हार्मफुल गैसेस को अपने ऊपर चिपका लेता है और अंदर नहीं जाने देता। मास्क के अंदर होता है चारकोल, हार्मफुल गैसेस उससे आके चिपक जाती है। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे एक वो बीच में ऐड आ रहा था 4-6 महीने पहले, अब आपको पता नहीं, वो आती थी ना फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। उन्होंने अपने उसमें फेस वॉश में चारकोल डाला था, किसी ऐसी कंपनी ने, पर्टिकुलरली फेयर एंड हैंडसम नहीं, जो भी रही होगी, फेस वॉश में डाला था चारकोल। तो टीवी में ऐड दिखाता था चारकोल जो है वो ऐसे पूरा गंदगी खींच के निकाल लेता है। तो वो सब प्रोसेस क्या है, एड्सॉर्प्शन, ये सब काम चारकोल पे होता है। वो एड्सॉर्बेंट है। चारकोल की जगह अगर मैं और कुछ डाल दूंगा तो एड्सॉर्प्शन का रेट बदल जाएगा। चारकोल एक अच्छा एड्सॉर्बेट है, नहीं एड्सॉर्बेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब अलग अलग गैस अलग अलग सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी, तो दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जितना कम होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन उतना अच्छे से होगा, है ना, और प्रेशर जितना ज्यादा होगा कोई भी एड्सॉर्प्शन उतना अच्छे से होगा। ठीक है,
Some physical adsorption, since physical adsorption is non-specific in nature, every gas will get adsorbed on the surface of any liquid to some extent. थोड़ा बहुत तो होगी, लेकिन जो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल है उनका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक. अच्छा, अभी तक के जो पढ़ा अपन लोगों ने पिछले आधे घंटे में, उसमें से क्या क्या याद रखना है अपने को? उसमें से अपने को याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन क्या है, ये याद रखना है. और डीसॉर्प्शन क्या है, ये याद रखना है. ठीक है. इसके अलावा इस पेज में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. अगले वाले पेज में भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला डिफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखना है. कंपैरिजन वाले को इसको अच्छे से रट लेना. और बस और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं. एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है ये याद कर लेना. ठीक है जी. चल आगे बढ़ेंगे. अगले पेज में आ जाओ. क्या लिखा था लास्ट पेज में? लास्ट पेज में वहां लिखा था चूंकि एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमिना, नॉन स्पेसिफिक फिनोमिना, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसलिए हर गैस किसी ना किसी सॉलिड में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा पे चिपकी हुई पाई जाएगी अगर आप देखने जाएं तो. However, it has been observed that easily liquefiable gases such as ammonia, HCl, CO2, etc. are adsorbed more than gases like H2, N2, O2, etc. Easily liquefiable gases का adsorption ज्यादा होगा. ये पहले भी पढ़ चुके, चूंकि उनके ऊपर force of attraction ज्यादा होती है. However, chemisorption is specific in nature. Hence, in case of chemisorption, a gas gets adsorbed on the solid only if it forms chemical bonds with it. एक मिनट ना बेटा. हाँ कौन बेटा? बेटा कितने बजे थी क्लास? 8 बज रहा है बेटा. फिर 15 मिनट में तो मैं क्लास ही छोड़ दूंगा. कितना लेट क्यों आ रही? मैं तो क्या ही समझ में आएगा बेटा. तो बीच बीच में ऐसे करेगी तो नहीं मजा आएगा ना, है ना. 7 बजे की क्लास में 7 बजे होना चाहिए ना. 1 घंटा लेट तो मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है हम लोग. पिक्चर थोड़ी नहीं दिखा रहे. समय का थोड़ा खास ध्यान रखना बेटा, है ना. 8:30 बजे बुला लेना. 8:30 बजे डॉट छोड़ दूंगा मैं. हाँ 8:30 बजे छोड़ दूंगा. 8 बज के अकेले आई, कोई छोड़ के आए? छोड़ने आए? चले गए ना. 8:30 बजे छोड़ दूंगा मैं. आज चल आधा पढ़ा डाला एड्सॉर्प्शन. अब तू आ रही, बताओ. ये ले किताब पकड़. चल एड्सॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं. हाँ भाई बैठ जा. बैठ जा. वो नहीं गिरेगा, तू बैठ जा. वो एक गुड़िया आई है. वही खोला ही था एड्सॉर्प्शन वाला, है ना. सरफेस केमिस्ट्री. पीछे जा थोड़ा सा. इधर पीछे, इधर पीछे मतलब हाँ आगे मतलब. यहाँ से शुरू किया. ये आगे बढ़, थोड़ा और आगे बढ़. ये वाले पेज में हूँ मैं. ठीक है. बस उधर का 2 पन्ना पढ़ा दिया हूँ मैं. एड्सॉर्प्शन. ठीक. ये अपने यहाँ की इंस्टीट्यूट की किताब है. चला जा. तो ये वाले पेज में आ जाओ भैया. ऊपर से पढ़ रहे हैं अपन. हाँ तो वो बता दिया आपको कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, तो उसमें हर गैस थोड़ी ना थोड़ी एड्सॉर्ब हो जाएगी. बेटा ये वाले पेज में हूँ. और एक पेज पलट आगे. हाँ यहाँ, ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ऊपर में नेचर ऑफ सॉलिड लिखा है ना. हाँ बस वहीं पर. फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, तो हर गैस थोड़ी ना थोड़ी एड्सॉर्ब हो जाएगी. लेकिन इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो है उनका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एक्टिवेटेड चारकोल इज द मोस्ट कॉमन एड्सॉर्बेंट of easily liquefiable gases. Most of the poisonous gases belong to this type. It is generally used in gas mask. इसको जरूर याद अंडरलाइन कर लेंगे भैया. गैस मास्क में यूज करते हैं इसको. It is generally used in gas mask. ठीक. Gases like H2, N2 and O2 are generally adsorbed over finely divided metal H2 और निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम. ये करते ना यूज हाइड्रोजिनेशन में. लास्ट ईयर पढ़ा था. ठीक है. तो ये वहां यूज हो जाएगा. समझ में आई बेटा बात? ठीक.
अच्छा, ये गैस मास्क में यूज करते हैं। अब जैसे जो माइन वाइन वाले वर्कर हैं, माइंस वाले वर्कर हैं, वो बेचारे कैसे करेंगे, है नहीं। बहुत दिन पहले मैंने एक वो देखी थी, नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज थी, चेरनोबिल नाम था। चेरनोबिल ना यूक्रेन की एक जगह थी जहां पर एक पावर प्लांट था। वो पावर प्लांट में धमाका हो गया ना। पावर प्लांट के नीचे एक कंक्रीट का स्लैब होता है बहुत मोटा। पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के नीचे कंक्रीट का स्लैब होता है। इसलिए होता है कि वहां से अगर कोई चीज, मतलब वो ब्लास्ट हो गया तो वहां से अगर कोई चीज नीचे चले जाएगी अर्थ में, तो अर्थ को भी खराब करेगी ना। तो उसको बचाने के लिए एक बहुत मोटा स्लैब होता है कंक्रीट का, जो वहां से मटेरियल को नीचे नहीं जाने देता। ठीक, वो चेरनोबिल में वहां बीच में ऐसा होने लगा, उसमें दिखा रहा था कि वो स्लैब भी पिघलने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्लैब पिघलने वाला था, इतना बुरी स्थिति आ गई थी। तो वहां लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने माइनर्स को पकड़ के लाया, माइनर को पहनाए मास्क, क्योंकि वहां तो गैसेस भी हार्मफुल, और उनको बोला उस स्लैब के नीचे गड्ढा खोदो और वहां फिर से एक बड़ा स्लैब बनाओ करके। तो वो बेचारे मास्क पहन पहन के काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, जितनी भी पॉइजनस गैसेस है सारी यहां मास्क में ही एब्जॉर्ब कर लेगा, और अंदर मुंह के अंदर में जो अच्छी गैसेस है वही जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब क्या होता है कि जैसे मैं एक्टिवेटेड चारकोल, मेरे को पता है कि ये अच्छा एड्सॉर्बेंट है, इसके ऊपर गैसेस आके चिपकती, मैं उसको लेके आया खरीद के, तो अब उस पर ऑलरेडी थोड़ी बहुत मात्रा में गैस चिपकी हुई होगी, तो मेरे को उसको यूज करने से पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे कर सकता हूं? उसके सरफेस के ऊपर जो गैसेस चिपकी हुई उनको रगड़ के मेरे को हटाना पड़ेगा। जैसे ये देखा था ना अपन, ये वाला, तो ये गैसेस ऑलरेडी उसके सरफेस पे चिपकी हुई, ये प्लेटिनियम हो गया, ये ऐसे ही कार्बन समझ लेना, इसके सरफेस पे ऑलरेडी गैस चिपकी हुई, तो इसको रगड़ के हटाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको। अब मैं जब इसको हटा दूंगा तो ये प्लेटिनियम का सरफेस फिर से नया जैसा हो जाएगा, और जैसे ही सरफेस नया जैसा हो गया तो अब ये फिर गैसों को मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, चिपकाएगा अपने ऊपर। ठीक, तो आ जाओ भैया, कहां थे अपन? यहां थे। फॉर ऑप्टिमम एड्सॉर्प्शन द एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट कर लेना इसको भैया, एड्सॉर्बेंट लिखा हुआ है, एड्सॉर्बेंट is very essential. It is achieved by any of the following method, है ना। पहला है by mechanical rubbing और a suitable chemical reaction of the adsorbent, मैकेनिकल रबिंग कर लो। दूसरा by action of superheated steam, स्टीम डालोगे, भयंकर तेज स्टीम, वो गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना, वैसे स्टीम डाले, प्रेशर वॉशर, तो क्या होगा, जितनी गैस लगी हो सब क्या होगी, निकल जाएगी। बस सिंपल केस, कुछ भी नहीं। बाय यूजिंग एड्सॉर्बेंट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मैं इसको तोड़ दूंगा, बड़ा मंगाऊंगा, छोटा छोटा तोड़ दूंगा, छोटा छोटा तोड़ दूंगा तो बहुत सारा सरफेस नया बन जाएगा, उसमें गैस आसानी से एड्सॉर्ब हो सकती। ठीक, यहां थे ना। तो ये वैसे कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है दो ठोक, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता क्या है पीछे में, है ना, इसको बोलते हैं अपन एड्सॉर्प्शन आइसोबार, है ना। तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या है? अ ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड टेम्परेचर इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया। यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन आइसोबार। क्या बोल रहे हैं? आइसोबार। समझ में आ रही बात? है। सबसे पहला क्या है? एक्स बाय एम क्या है? एक्स लिख लेना साइड में, यहां नीचे कहीं जगह है बहुत सारी अपने पास, तू भी लिख ले, घबरा मत। ये ले पेन, मैं ही देता हूं, लिख ले, लिख ले। पेन नहीं क्या मेरे पास? तेरे पास भी नहीं? अपन दोनों ही एक जैसे हैं, मगर तेरे पास होना चाहिए, तू विद्यार्थी है। मेरे पास मेरा पेन है जिससे मेरे को लिखना है। सादा पेन भी तो था यार, कल एक ठो देखा था मैं कहीं, यहीं पर दिख रहा है क्या? कहीं नीचे वीचे गिरा हुआ तो कचड़ा इतना सारा है ना। रुकना भैया, एक ठो पेन की जद्दोजहद चल रही, ढूंढ रहे हैं पेन, मिल जाए तो आपको पढ़ाते हैं आगे।
पेन का अभी क्या ऑफिस 8:30 बजे खुलता है, कोई आया नहीं तो अपन फोन करके मंगा लेते बेटा। आई पेन कहाँ गया रे? तुम में से किसी के पास होगा तो तुम तो दे नहीं पाओगे यार। लेकिन कल एक तो पेन था मालूम मेरे पास, मैं लिख भी रहा था उससे। रुको रुको 2 मिनट, ये है, ये मैं बोला ना था मेरे पास, ये ले। चलो बेटा आ जाओ इधर। ये x/m क्या है ना बच्चे, इस पे से एक तो सवाल बना इस बार जेईई मेंस में। ये x/m इंपॉर्टेंट है। x/m क्या है बच्चा यही नहीं समझ पाता, तो ऊपर नीचे आइट साइड में जो जगह बच रही है ना वहां लिखना x क्या है। x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट यानी क्या होता है? एडजॉर्बेट यानी गैस जो चिपक रही है आके सॉलिड के ऊपर, ठीक। m क्या है? m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? सॉलिड जिस पे गैस आके चिपक रही, ठीक। काम की चीज यहां पर ना x है ना m है, यहां पर काम की चीज है x/m। तो x/m क्या है लिखना? x/m इज द, x क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। हाँ, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट का क्या मतलब है कि यूनिट मास, थोड़े से मास में, एक ग्राम में कितनी गैस एडजॉर्ब हुई, 1 ग्राम सॉलिड में कितनी ग्राम गैस एडजॉर्ब हुई, ठीक। तो ये चीज जरूर लिख लेना भैया, ठीक है। 1 ग्राम में कितनी गैस एडजॉर्ब हुई, पर यूनिट मास यानी 1 ग्राम। ओ लिख लिया सब लोग? चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब ये 2 ग्राफ है ना, ये ग्राफ भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर, ये दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन ग्राफों में क्या हो रहा है? इन ग्राफों में देखो, ये मतलब पूछता ही रहता है ना, इन ग्राफों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये ग्राफ है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, इस तरफ टेम्परेचर लिया, इधर x/m लिया है, ठीक। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वैंडरवाल बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे तो ये सरफेस छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। तो गैस जो यहां पर एड्सॉर्ब्ड थी, चिपकी हुई थी, उसका मास धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ में आई बात? तो फिजिक्स ऑप्शन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की मात्रा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, ठीक है। इसीलिए x/m यानी गैस, जितनी गैस एड्सॉर्ब्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रही? कम हो रही। जबकि अगर मैं केमिस ऑप्शन की बात करूं तो केमिस ऑप्शन के अंदर, केमिस ऑप्शन में केमी यानी केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनता है, ये अपन थोड़ा देर पहले भी देख रहे थे कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। और ये केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनर्जी चाहिए रिएक्शन को शुरू कराने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगती है तो रिएक्शन होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ने लगता है। एक समय के बाद पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। उसके बाद मैं और हीट दूंगा तो जो बॉन्ड पहले बनाया था वो बॉन्ड अब क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। समझ में आई बात? तो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसके बिना रिएक्शन शुरू नहीं होता। गर्म करते ना रिएक्शन कराने के लिए टेस्ट ट्यूब को, तो एनर्जी दे रहे एक्टिवेशन एनर्जी। तो वैसे यहां पर केमिस ऑप्शन में केमिकल एक रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगेगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ने लगेगा।
रिएक्शन होने लगेगा, यहां तक एक पहुंचेगा मैक्सिमम में, और उसके बाद फिर पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, उसके बाद और एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटने लगेगा। ठीक है ना? चल, तो ये दोनों डायग्राम याद रखना, दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन अलग अलग है। चाय भी खत्म हो गई मुझ गरीब की। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखेंगे। अगला क्या है, ये है फ्रेंडलिक, है ना। भैया मेरे से बोला नहीं जाता है, तुम देख लेना अपने हिसाब से, इसका ना प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा है, मेरे से नहीं बनता बोलते, तुम देख लेना तुम्हें जो अच्छा लगा। मैं तो नाम लेना ही पसंद नहीं करता इस आदमी का बचपन से, है ना। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, मेरे से बोला ही नहीं जाता, पता नहीं कहाँ का आदमी, फ्रेंडलिक होगा कहीं का। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, आइसोबार। आइसोबार में क्या चीज कांस्टेंट थी, प्रेशर। बार का यूनिट है, प्रेशर का। आइसोथर्म में क्या चीज कांस्टेंट होगी, नाम से समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फ्रेंडलिक नाम के साइंटिस्ट ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन को पढ़ा, उसको बोलते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। He gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed per unit mass of adsorbent and pressure at a particular temperature. अभी सोचना, एक बात सोचना, मैंने यहां क्या ले लिया, मैंने यहां पर x/m ले लिया, और मैंने यहां पर इस एक्सिस पर प्रेशर ले लिया। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां क्यों लिख रहा हूं यार, यहां तो काम में लगेगा ना मेरे को बाद में आता। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टी कांस्टेंट है, यहां लिख देता हूं। यहां पर प्रेशर कितना है, 0, प्रेशर है ही नहीं गैस का। अब गैस का प्रेशर ही नहीं है तो मैं यहां पर अगर एक सॉलिड रख देता हूं, गैस है ही नहीं ऊपर, गैस का प्रेशर 0 है, गैस है ही नहीं, तो कितनी गैस चिपकेगी उसके ऊपर, कुछ नहीं चिपकेगी। है ये नहीं गुरुजी, कहां चिपक जी, कुछ भी बात करते हो आप, चिपक ही नहीं सकती। क्यों नहीं चिपक सकती, क्योंकि गैस है ही नहीं। तो इस समय x/m की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे जैसे मैं इस पे गैस का मात्रा बढ़ाते जाऊंगा इधर से, है ना, गैस का प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, गैस एकदम मतलब इस पे दबाव के साथ दबाता जाऊंगा, गैस लेके ऐसे दबाता जाऊंगा, समझ रहे हो, गैस का प्रेशर बढ़ा रहा हूं चारों तरफ से गैस, तो गैस का चिपकना इस पे बढ़ने लगेगा ना। अबे गोंद नहीं चिपकता था, दबाते थे, प्रेशर लगाते थे ना, तो वैसे ही गैस लेके मैं क्या कर रहा हूं, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं, तो गैस का चिपकना क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसकी भी अपनी कोई सीमा है, बहुत समय के बाद सारा का सारा प्रेशर, सारा का सारा सरफेस भर गया, अब सरफेस में कुछ जगह बची नहीं, और सरफेस पे कुछ जगह बची नहीं, तो अब मैं और दबाऊंगा तो गैस चिपकेगी क्या, नहीं, जगह ही नहीं, कहां चिपकेगी। एक क्लासरूम है, सोचना ना, सुबह सुबह, पुराना जमाना मतलब क्या, वो वाला, हाँ कुछ हद तक, एक समय के बाद तो नाटक हो ही जाएगा। हाँ, जैसे पहले नहीं होता था, पूरा क्लासरूम खाली पड़ा है ना, 3 बजे की क्लास है, 2:45 बजे पूरा क्लासरूम खड़ा है, खाली पड़ा है, बच्चा है ही नहीं। तो यहां पर बच्चे जो चिपके हुए हैं क्लासरूम में, कितने बच्चे चिपके हुए हैं, कोई एड्सॉर्प्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ। अभी एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, 4-5 बच्चे बाहर खड़े, बाहर जाके गुरुजी प्रेशर लगा रहे, चलो रे अंदर चलो, होता था ना, प्रेशर लगा के लेके आए तो क्या होगा, एकदम से भर जाएगा, भरने लगेगा धीरे धीरे। कब तक भरेगा, जब तक सारी सीट्स ऑक्यूपाइड नहीं हो जाती। जैसे ही सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई, और कहां, गोद में बैठेगा क्या बच्चा, नहीं बैठेगा, तो एड्सॉर्प्शन होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और एड्सॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा तो गैस की मात्रा फिर क्या होने लगेगी बेटा, कांस्टेंट। तो एक समय के बाद ग्राफ सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही देखना है अपने को। और देखो, ये बात हुई प्रेशर की, तो ये है। अच्छा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाने लगूंगा, देखो ये 0 डिग्री पर ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ -29 डिग्री पर है और ठंडा कर दिया, ये वाला ग्राफ -78 डिग्री पर है और ठंडा कर दिया। जैसे जैसे मैं ठंडा करने लगूंगा तो गैसों का चिपकना इसके ऊपर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं,
एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, चिपक जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वही टेम्परेचर कम करने पर किधर जा रहा है भैया, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, ये वाला ग्राफ कांस्टेंट 78 डिग्री पर है, ये वाला -29 पे और ये 0 डिग्री पर है। ठीक, चल अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करना है इस ग्राफ में, यहां तक का ये जो ग्राफ है ना, यहां तक का ये ग्राफ बना लेना, साइड में वहां नहीं किया, यहां तक का जो ग्राफ है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है स्ट्रेट लाइन जैसा। स्ट्रेट लाइन है मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ये बनानी है ये एट लो प्रेशर पर x/m इज, ये क्या है बहुत जूम किया हुआ है ना तो राइटिंग अच्छी नहीं बन रही, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे x/m बढ़ने लगेगा लो प्रेशर पे। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर पे चले गए, एट हाई प्रेशर पे चले गए आप, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन ये है लो प्रेशर का, और ये वाला रीजन जो है काय का है, ये है हाई प्रेशर का। हाई प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाने पर x/m बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। प्रेशर बढ़ाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो हाई प्रेशर पर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। प्रेशर बढ़ाने पर x/m नहीं बढ़ रहा, कितना भी बढ़ा रहा हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहां शुरुआत में जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं x/m बढ़ रहा है, मतलब ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ 1। अगर मैं दोनों कंबाइन कर देता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 से 1। x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 से 1। एक बार 0 प्रोपोर्शनल, एक बार 1 के प्रोपोर्शनल, दोनों कंबाइन कर दिए 0 से 1 के प्रोपोर्शनल हो गए। 0 से 1 में क्या आ सकता है, 1/2 आता है ना, 1/2 आधा होता है ना, 0 और 1 के बीच होता है, 1/3, 1/4, 1/5, इस टाइप से कुछ नंबर आएगा, या जो भी नंबर आएगा कुछ तो आएगा। तो यहां से साइंटिस्टों ने इसको चेंज कर दिया कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो x/m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर क्या, 1/n। ये जो बना है इसको कहते हैं, वही साइंटिस्ट जो था ये फ्रेंडलिच, मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता, मैंने आज तक स्पेलिंग याद नहीं करी, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ में आया भैया। इस पे एक तो न्यूमेरिकल पूछा था इस साल के जेई में, इस साल जेई मेंस में, समझ में आ रही बात। और इसमें भी पूछता रहता है, नीट में भी। तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, और ये जो मैंने लिखा है ना लो प्रेशर हाई प्रेशर, और ये पूरा कार्यक्रम लिखेंगे। आप उसमें मेरे ख्याल से मॉड्यूल में मैं देना भूल गया हूं, लिखा नहीं है कहीं पर भी, तो ये जरूर बना लेंगे। ठीक है, 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में है, इसमें से चैप्टर में से जेई में एक सवाल, नीट में एक सवाल, 3 क्लास का चैप्टर, पट खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा, लिख ली, तुम लोग भी लिख ली। आज से क्या, एक गुड़िया आई है हमारे पास, आज ही ज्वाइन करी है, पता नहीं कैसे करेंगे देखो, तो ऑफिस क्लास में बैठ के पढ़ूंगी बोलती, तो आज से आई है। तो अब भी वो लेट आई थोड़ा सा, तो कोशिश करेंगे, बनेगा धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो अगर ये क्लास के शुरू में आ गई होती ना तो तेरे को सब समझ आ गया होता, लेकिन अब 1 घंटे बाद आएगी तो कैसे समझ में आए, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा ना। फिर भी चलो ठीक है, जितना समझ आता है उतना ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ और करेंगे। तो ये देखो, ये बना हुआ है, ये x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n लिखा होगा, देखना है ना, लिखा है ना। तो ये वही है जो अपन ने यहां पर आया कैसे, उसका डेरिवेशन ही हो गया। ठीक, ये ग्राफ जरूर बना लेना, ग्राफ से आया। वेयर x इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, p and k and n आर कॉन्स्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर। ये सब कोई नहीं पूछ रहा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ कैसे बना आओ देखते हैं। अब ये जो 1/n हो गया, तो 1/n का ग्राफ तो केमिस्ट्री वाले बनाते नहीं, केमिस्ट्री वाले तो बहुत भोले हैं, उनको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही पसंद है, बाकी ये सब तमाशा नहीं चाहिए। तो यहां क्या किया, यहां जो इक्वेशन आया था, क्या इक्वेशन था, x/m बराबर k इंटू p की पावर 1/n। इसमें ले लिया दोनों तरफ लॉग, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूं।
इसमें ले लिया दोनों तरफ लॉग, तो लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाय एम बराबर लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी। लॉग का प्रॉपर्टी है, जो लॉग मल्टीप्लीकेशन में होता है वो ऐड हो जाता है, जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, बता दूंगा मैं बाद में, है ना। ये लॉग का प्रॉपर्टी सबको ही आता होगा। क्या, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन और लॉग एम रेज टू द पावर एन बराबर एन लॉग एम। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये आ गया भैया। अब मेरे को ग्राफ काय में बनाना है, लॉग एक्स बाय एम में बना है और लॉग पी में बना है। लॉग एक्स बाय एम कौन सी एक्सिस पे लिखा हुआ है, लॉग एक्स बाय एम लिखा हुआ है वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू लॉग पी कौन सी एक्सिस पे लिखा है, एक्स एक्सिस, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, लॉग के, यार मेरे पास इसका क्वेश्चन था, मैं अगली क्लास में कराऊंगा तुम लोगों को, अभी तो खैर मॉड्यूल से करेंगे। लॉग के क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया, और ये 1 बाय एन क्या है, लॉग के इंटरसेप्ट हो गया, 1 बाय एन क्या हो गया, स्लोप। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, कैसे बनेगा अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो यहां ले लो लॉग x बाय एम, यहां ले लो लॉग p, इस पॉइंट पर लॉग p की वैल्यू क्या है, 0। इस इक्वेशन में जैसे ही मैं log p को 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, इस log p को 0 पुट करूंगा इसको, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो log x बाय m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, log k के बराबर। तो ये हो गया आपका यहां तक के log k, दिस इज log k। इसके बाद मैं जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा, p बढ़ाऊंगा, log p बढ़ाऊंगा, तो ये पूरा टर्म बड़ा होने लगेगा, ये टर्म बड़ा होने लगेगा, इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ चीज ऐड होगी तो log k की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो इसको ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं, ये बना हुआ है। ठीक है, बस ये वाला चाहो तो ये लॉग वाला पार्ट लिख लेना, इतना, ये यहां से लेकर के यहां तक का इतना मेंशन कर लेना साइड में, कैसे आया ग्राफ करके, है ना। एक तो क्वेश्चन कराना है अब इसी ग्राफ पे, इसी सेम इक्वेशन पे, जो इक्वेशन दिख रहा है ना ये वाला, इस सेम ग्राफ पे सवाल आया, जो सवाल का आंसर जेई ने गलत दिया था, फिर बाद में उसको करेक्शन लगवाया बहुत सारे लोगों ने, तो जेई ने उसको करेक्ट किया बाद में। एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, कहां गया याद नहीं, बहुत साल हो गए यार। ये भैया क्वेश्चन नंबर 92 निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 पेज नंबर 219। और तेरी लाइट चली गई।